ग्रो। एक किसान के बेटे ने अपने 3 दोस्तों के साथ जब इस कंपनी की शुरुआत की तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये $1 बिलियन एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ना पैसा था, ना बिजनेस बैकग्राउंड, सिर्फ एक ड्रीम था उस सिस्टम को बदलने का जो आज भी करोड़ों इंडियंस के लिए समझ से बाहर। स्टॉक मार्केट आज जहां इंडिया के ज्यादातर स्टार्टअप्स बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं, वहीं ग्रो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके भी करोड़ों के प्रॉफिट में है। आखिर कैसे? जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले छोटे शहरों में कितने लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते थे? लगभग ना के बराबर। लेकिन आज उन्हीं छोटे शहरों के लोग स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें ग्रो के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे मेट्रो सिटी हो या कोई छोटे शहरों का वर्किंग प्रोफेशनल। ग्रो ने इन्वेस्टिंग को इतना आसान और भरोसेमंद बना दिया है कि आज हर 4 में से एक नया SIP सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से शुरू हो रहा है। और यही वजह है कि आज जीरोधा को पीछे छोड़कर ग्रो इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन सवाल तो ये है कि ना कोई बड़ा मार्केटिंग बजट, ना किसी सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट, बस एक अल्ट्रा सिंपल ऐप और कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। फिर भी 4 बंदों ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को इतना साइलेंटली डिस्टर्ब कैसे कर दिया? आज के इस वीडियो में हम ग्रो की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी, बिजनेस स्ट्रेटेजीज और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्रो की कहानी शुरू होती है साल 2016 में। बेंगलोर के एक छोटे से किराए के फ्लैट में फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉइज अपनी जॉब छोड़कर खुद का एक बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उनके पास ना ही कोई बड़ा नेटवर्क था और ना ही कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड। लेकिन हाँ, ये चारों अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। ललित केसरिया मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के मिडिल क्लास किसान परिवार से आते हैं। पढ़ाई में वो हमेशा काफी अच्छे रहे और इसी वजह से उन्हें IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech करने का मौका मिला। वो हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव करने के बारे में सोचते रहते थे। इसलिए जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उन्होंने एजुकेशनल स्टार्टअप एजुफ्लिक्स शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद था जरूरत के हिसाब से पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट देना। लेकिन ये कुछ खास सफल नहीं हुआ और 2 साल के अंदर ही इसे बंद करना पड़ा। अब ललित को एहसास हुआ कि उन्हें किसी एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ मिलकर बिजनेस की बारीकियों को समझना होगा और इसलिए वो फ्लिपकार्ट में एक प्रोडक्ट लीड की पोजीशन पर नौकरी ज्वाइन करते हैं, जहां उन्हें प्रोडक्ट डिजाइन और कंज्यूमर टेक का एक्सपीरियंस मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात फ्लिपकार्ट में ही काम कर रहे 3 और लोगों से हुई, जिनके बारे में भी जानना काफी जरूरी है। सबसे पहले हर्ष जैन थे, जो IIT दिल्ली से BTech थे और फ्लिपकार्ट में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को संभाल रहे थे। फिर नीरज सिंह, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और सीडेक से एडवांस कंप्यूटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किए थे। नीरज फ्लिपकार्ट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। और आखिर में थे ईशान बंसल, जो फ्लिपकार्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। वो फाइनेंस और फंड रेजिंग के चैंपियन माने जाते थे। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ने लगी। और उसके पीछे की खास वजह ये थी कि चारों लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे और समझते थे कि एक साथ मिलकर वो एक मजबूत कंपनी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो हर रोज कुछ नया सीख रहे थे। फिर भी इन चारों के बीच अक्सर ये बात की चर्चा होती थी कि आखिर करना क्या है, लेकिन वो किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। खैर, ललित जो कि प्रोडक्ट डिजाइन टीम में थे, तो उनका मेजर रोल था यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का। लेकिन जब भी वो अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, तो उन्हें लगता था कि इसमें काफी झंझट है, ना इसकी लैंग्वेज समझ में आती है, ना कोई प्रॉपर ऐप है और ऊपर से ब्रोकर्स ने लूट मचा रखी है। एक दिन बातचीत के दौरान ललित ने अपने दोस्तों से कहा कि भाई, इन्वेस्ट करना भी ऑनलाइन शॉपिंग की तरह आसान हो सकता है क्या? रूम में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि ये बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, क्योंकि उस वक्त इंडिया के लगभग 20 करोड़ लोगों के पास पैसे थे, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 2 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट कर पा रहे थे। और बस आइडिया क्लिक कर गया और यहीं से शुरुआत हुई ग्रो के विशाल बिजनेस एम्पायर की। अब आप सोच रहे होंगे कि साल 2016 में ये कोई नया आइडिया तो नहीं था, क्योंकि उस समय जीरोधा था, शेयर खान, अपस्टॉक्स और बड़े बड़े बैंक भी मार्केट में थे। हाँ, ऑप्शंस की कमी तो नहीं थी, लेकिन ग्रो ने जो तरीका अपनाया वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग था। साल था 2016। एक साइलेंट लेक के साथ ग्रो का ऐप पहली बार लाइव हुआ, लेकिन कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने सबको हैरान कर दिया। पहले महीने टारगेट था 100 यूजर्स का, लेकिन 600 यूजर्स पहले महीने ही ऐप पर आ गए। ग्रो की टीम समझ गई थी कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो उनके इरादों पर पानी फेर सकते थे। सबसे पहले बात की, एक नई कंपनी पर लोग भरोसा क्यों करें? अब भरोसा तो कोई रातों रात डेवलप हो नहीं सकता, लेकिन ग्रो की टीम ने ट्रांसपेरेंसी एंड यूजर सेंट्रिसिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा। कोई एफिलिएट मार्केट नहीं, कोई फालतू प्रेशर नहीं, सिर्फ फ्री डीमेट अकाउंट और बिना कमीशन के इन्वेस्टमेंट। और जो भी प्रॉमिस किया वो करके दिया। हालांकि शुरुआत में दिन रात एक करके कस्टमर के हर सवाल का जवाब देना पड़ा, लेकिन इसी दौरान धीरे धीरे भरोसे की एक नींव रखी गई। दूसरा चैलेंज था कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सिंप्लिसिटी, क्योंकि एक ऐसा सिंपल ऐप बनाना जिसे पहली
पहली बार इन्वेस्ट करने वाला भी बिना घबराए इस्तेमाल कर सके। कोई आसान काम नहीं, क्योंकि आसान बनने का चक्कर में सिक्योरिटी और रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन ग्रो की शुरुआती दिनों में इंजीनियर्स और डेवलपर्स की एक छोटी सी टीम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब अचानक बहुत सारे नए यूजर्स एक साथ प्लेटफॉर्म पर आ गए तो यूजर्स को लॉगिन करने, ट्रांजैक्शन करने या अपना पोर्टफोलियो चेक करने में परेशानी होने लगी और यहाँ तक कि सर्वर भी क्रैश हुआ, जो कि उनके रिलायबिलिटी के लिए बेहद खतरनाक था। लेकिन ग्रो की टीम ने इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। सबसे पहले ग्रो की टीम ने अपने टेक सिस्टम को अपग्रेड किया। उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म क्लाउड बेस्ड इंफ्रा पर शिफ्ट कर दिया, जिससे लोड बैलेंसिंग आसान हो गया। एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की टीम बनाई गई जो रियल टाइम में सिस्टम को मॉनिटर करती, ताकि कोई टेक्निकल दिक्कत आते ही तुरंत सॉल्व किया जाए। टीम ने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया कि चाहे फ्यूचर में लाखों यूजर्स एक साथ आ जाएं, फिर भी सब कुछ स्मूथली चले। ग्रो की टीम को पता था कि अगर उन्हें इंडिया का सबसे आसान इन्वेस्टिंग ऐप बनाना है तो सबसे पहले सिस्टम को फास्ट, रिलायबल और सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया और यहीं से उनका यूजर ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक अच्छा आइडिया और स्मार्ट टीम होने से काम नहीं चलता। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, टैलेंटेड इंजीनियर और सॉलिड कस्टमर सपोर्ट सेटअप करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, और ग्रो के लिए शुरुआत में यही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। पैसा कहां से आएगा? ग्रो जैसे टेक स्टार्टअप को अपने आइडिया को ग्राउंड पर लाने और शुरुआती हडल्स पार करने के लिए फंडिंग की बहुत जरूरत होती है। फिर क्या था, ग्रो ने मार्केट से फंड उठाना शुरू किया और शुरुआत हुई। साल 2018 में जब क्योरफिट के फाउंडर्स मुकेश बंसल और अंकित नगोरी ने उन पर भरोसा जताया और ग्रो में इन्वेस्ट किया, इसके बाद तो जैसे ग्रो के स्टार्स चमकने लगे। सिको इंडिया, वाई कॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल, वाईसी कंटिन्यूटी, टाइगर ग्लोबल और प्रोपेल वेंचर पार्टनर्स जैसे बड़े बड़े वीसीज भी ग्रो में इन्वेस्ट करने लगे। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बड़ी आसानी से होता गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली। साल 2016 की नोटबंदी, 2017 में जीएसटी का झटका और फिर 2019 में पूरी दुनिया को रोक देने वाला कोविड। और हाँ, रिलायंस जियो भी तो अपनी फ्री मोबाइल सर्विसेज लेकर आ चुके थे। इन सबका ग्रो की ग्रोथ स्टोरी पर एक जबरदस्त असर पड़ने वाला था। ये पॉजिटिव था या नेगेटिव, हम आगे जानेंगे। दरअसल ग्रो ने अपने ऑपरेशन शुरू किए साल 2017 में। रिलायंस जियो के लॉन्च के कुछ ही महीनों के बाद सबके हाथ में मोबाइल था और पूरे देश में फ्री डेटा यूज करने की होड़ लगी थी। लेकिन उसी दौरान आया सबसे बड़ा झटका, नोटबंदी, जिसने शेयर मार्केट को हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टर्स मार्केट से दूर हो गए। जीएसटी लागू होने से फाइनेंशियल सर्विस पे लगने वाला 15% सर्विस टैक्स बढ़कर 18% हो गया। साथ ही ग्रो जैसी कंपनीज का सेस टूल्स, क्लाउड होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसी सुविधाओं पर भी जीएसटी देना पड़ता है, जिससे उनका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गया। ब्रोकिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों को तो ये लगा कि ग्रो अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद एक बड़ा फायदा भी हुआ कि नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों को डिजिटल और कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ पुश किया। पहली बार यूपीआई से पैसे बेचने लगे और लाखों छोटे मोटे व्यापारी और आम लोग बैंकिंग और टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन गए। यानी कि अब वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ चुके थे, जहां सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नेचुरली महसूस होने लगी। और यही वो मोड़ था जहां लोगों को इन्वेस्टमेंट के बेसिक नॉलेज चाहिए थी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो न सिर्फ आसान है बल्कि उन्हें सही तरीके से गाइड भी कर सके। और फिर क्या था, ग्रो ने धीरे धीरे उस भरोसे को बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तक ग्रो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को ही सेल कर रहा था, क्योंकि ना तो इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत थी, ना ही कोई ज्यादा टेक्निकल झंझट। ऊपर से 0% कमीशन पर जब डायरेक्ट प्लान मिलते थे तो लोगों को समझाना भी आसान था और ट्रस्ट बनाना भी। लेकिन फिर आया साल 2020, जब पूरी दुनिया ठहर गई और लॉकडाउन लग गया था। मार्केट बंद, ऑफिस बंद, लेकिन ग्रो की सोच बंद नहीं हुई। बाकी लोग जहां सर्वाइवल के बारे में सोच रहे थे, वहीं ग्रो की टीम ने इस क्राइसिस को एक मौके में तब्दील कर दिया। उन्होंने सेफ खेलने की बजाय एक बोल्ड कदम उठाया, सीधा अपने सबसे बड़े कंपटीटर की टेरिटरी में घुसने का फैसला किया। यानी अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, ग्रो ने स्टॉक्स में एंट्री मार ली। लेकिन तरीका यहाँ बिल्कुल भी अलग। जहाँ बाकी प्लेटफॉर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगते थे, वहीं ग्रो ने स्टॉक इन्वेस्टिंग को भी उतना ही सिंपल, क्लीन और यूजर फ्रेंडली बना दिया, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह। देखा जाए तो जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग जैसे ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स वहाँ फोकस कर रहे थे जहाँ लोग पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे थे, यानी बड़े शहर और बड़े इन्वेस्टर्स। लेकिन ग्रो की सोच सबसे अलग थी। उनका मानना था कि पैसे कमाने से पहले लोगों को समझाना जरूरी है, और ग्रो ने तमाम ऐसे इनिशिएट्स लिए जिसने फाइनेंशियल एजुकेशन को एक क्लिक जितना आसान बना दिया। अब इंडिया करेगा ग्रो नाम से एक ऑफलाइन कैंपेन शुरू किया गया, जहां ग्रो की टीम गांव कस्बों में जाकर लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखा दी, वो भी उनकी भाषा में, उन्हीं के ही अंदाज। फिर आया ग्रो डाइजेस्ट, एक ऐसा ऑनलाइन न्यूज़लेटर जो किसी बोरिंग ईमेल की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी सी फाइनेंशियल क्लासरूम बन गया। यही नहीं, ग्रो ने एक के बाद एक अलग अलग भाषाओं में एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, जिससे हर हफ्ते करोड़ों लोग कुछ नया सीखते हैं, और वो भी इजी लैंग्वेज में। सीधी बात,
इनसाइड ग्रो, प्रोजेक्ट बेजोस और प्रोडक्ट्स जैसे इनिशिएट सुनकर आप भी कहेंगे ऐसा कौन करता है। इनसाइड ग्रो के जरिए कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है कि आइए खुद देखिए कि हम कैसे आपके लिए काम करते हैं, हर फीचर कैसे आपकी जरूरत को समझकर बनाया जाता है। और प्रोजेक्ट बेजोस, इसमें ग्रो के इंजीनियर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स खुद कस्टमर सपोर्ट में बैठे हैं ताकि वो सिर्फ कोड ना लिखें बल्कि ये भी समझें कि यूजर्स असल में क्या फील करते हैं, कहाँ अटकते हैं। और हर हफ्ते होने वाले प्रोडक्ट सेंसेशन जहाँ रियल यूजर्स आते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उसी के बेस पर ऐप को और बेहतर बनाया जाता है। सिर्फ यहाँ डिसीजन सिर्फ टेक टीम नहीं लेती है, यहाँ यूजर्स की आवाज सबसे बड़ी होती है। और जानते हैं अब ग्रो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी तक ही सीमित नहीं है, आज उनका कस्टमर सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज है ताकि कोई भी भाषा बीच में रुकावट ना बन सके। और दोस्तों, जब बात ट्रेडिंग की आती है तो ग्रो कभी भी रिस्क को हल्के में नहीं लेता। F&O जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए उन्होंने लॉन्च किए स्मार्ट टूल्स जैसे सेफ एग्जिट, पॉज और F&O सेफगार्ड, ताकि यूजर्स बिना घबराए समझदारी से ट्रेड कर सके। और शायद यही वजह है कि आज ग्रो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं बल्कि भरोसे का एक नया नाम बन गया है। और फिर वो समय आया जब ग्रो की मेहनत रंग लाई। सितंबर 2023 में ग्रो ने जीरोधा को पीछे छोड़ दिया। जीरोधा के 6.4 मिलियन एक्टिव यूजर्स के मुकाबले ग्रो के पास थे 6.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स। और इसके साथ ही ग्रो बन गया इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। आज ग्रो के पास 1.2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो किसी भी इंडियन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। 25% मार्केट शेयर, 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन और हर साल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू के साथ आज हर 4 में से एक नई SIP ग्रो के प्लेटफॉर्म पर ओपन होती है। लेकिन इंडिया की असल तस्वीर अभी बाकी है, क्योंकि आज भी सिर्फ 10% से कम लोग ही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रो ने इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, अकाउंट एग्रीगेटर और पेमेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया और अपने आप को एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इन्वेस्टमेंट के अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट्स और लोन्स में भी ग्रो एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर जाएगा। और दोस्तों, क्या आप भी ग्रो के कस्टमर हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ग्रो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। और साथ ही दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।